डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या? बेसिकली दीज आर द मैक्रोमॉलिक्यूल्स दैट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे, मतलब ढेर सारे OH वाले एल्डिहाइड्स होंगे या कीटोन्स होंगे। उनमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा या कीटोनिक होगा, वो भी हम नेक्स्ट जाके इनको देखेंगे। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2ON होता है। ये इनका जनरल फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास अगर देखेंगे, उनको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि किस तरह से इनको सिंथेसाइज किया जा सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह से इनको सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए सिंथेसाइज किया जाता है, और इनका जो सोर्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं। और इसकी इक्वेशन फिर आपने उसके बाद लिख देनी है फोटोसिंथेसिस की, सिंपल से ही आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होते हैं। तो ये सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ दे कैन बी सिंथेसाइज्ड। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास इनकी 3 टाइप्स हैं। मोनोसेक्राइड हो जाएंगी, ओलिगोसेक्राइड हो जाएंगी हमारे पास, और पॉलीसेक्राइड हो जाएंगी। ये हमारे पास 3 टाइप्स इनकी जो है वो डिस्कस की जाएंगी। अब मोनोसेक्राइड की अगर बात करते हैं तो इनके बारे में सिंपलेस्ट शुगर्स हैं। ये सादा तरीन जो शुगर हैं वो यही हैं। इनको हाइड्रोलाइज भी नहीं किया जा सकता, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। आप इसको वाटर की मदद से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अगर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पर इनको क्लासीफाई किया जाता है, और इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होंगे वो 3 to 9 हो सकते हैं। ये हमारे पास होंगे। इसी तरह से अगर इनमें 3 कार्बन होंगे तो इनको ट्राइओजेज की टर्म इनके लिए यूज़ की जाएगी। 4 होंगे तो टेट्रोजेज, 5 होंगे पेंटोज, इस तरह से हेक्सोज, सो ऑन, इनको ये नाम दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ में से बनता है वो हमारे पास बनता है डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या डिफरेंस है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की अगर हम बात करते हैं, दोनों मोनोसेक्राइड के एग्जांपल हैं। ग्लूकोज जो बेसिकली है वो हमारे पास पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है हमारे पास। ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड है, वाइल फ्रुक्टोज इज़ अ पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। जो फ्रुक्टोज है वो हमारे पास कीटोन है। तो ये हमारे पास इनमें मेन डिफरेंस है। जो ग्लूकोज है पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और जो फ्रुक्टोज है वो पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। अब इसके बाद हमसे इनके स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें, जैसे से मैंने कहा कि इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और इसमें हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ग्लूकोज में। CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और C डबल बॉन्ड O जो है हमारे पास वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। इनमें मेन डिफरेंस इसी फंक्शनल ग्रुप का ही है। बाकी इनका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, दोनों का C6H12O6 है। जनरल फार्मूला दोनों का सेम ही है। अब हमने कहा था ये पेंटाहाइड्रोक्सी, मतलब इनके पास 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं। तो पेंटाहाइड्रोक्सी इसलिए इनको कहा जाता है। और हमने कहा था कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी हो सकते हैं, मतलब इनमें ढेर सारे OH होते हैं। तो ये मोनोसेक्राइड की अगर हम एग्जांपल देंगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की देंगे। ग्लूकोज हमारे पास पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और फ्रुक्टोज जो है वो हमारे पास पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। अब इनमें आपने एक बात का ख्याल रखना है, सारे OH जो है वो सेम साइड पे, मतलब आपकी राइट साइड पे हैं। कार्बन नंबर 3 जो है उसका ख्याल रखना है आपने, उसका OH आपने लेफ़्ट साइड पे रखना है। ये मेन डिफरेंस है इसका। बाकी इनके करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करेंगे, अक्सर पूछ लेते हैं कि मोनोसेक्राइड के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछते हैं। तो ये वाइट क्रिस्टलाइन होते हैं, इस तरह से सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, और ये रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। तो इसलिए इनको रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहा जाता है। वाई दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर? बिकॉज दे कैन बी ईजिली रिड्यूस्ड। ये मेन इसका मोनोसेक्राइड के बारे में हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ओलिगोसेक्राइड को डिस्कस करेंगे, तो ओलिगोसेक्राइड बेसिकली कम्बिनेशन होते हैं मोनोसेक्राइड्स का। कितने 2 to 9 यूनिट्स कंबाइन होते हैं। अगर इनको हाइड्रोलाइज किया जाए ओलिगोसेक्राइड को, ये 2 से 9 तक आपको मोनोसेक्राइड दे सकते हैं। और इसी बेस पर इनके नाम, अगर ये 2 मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस कर रहे होंगे ऑन हाइड्रोलिसिस तो इसे डाइसेक्राइड कहा जाएगा। 3 कर रहे होंगे ट्राइसेक्राइड, 4 कर रहे हैं टेट्रासेक्राइड, इस तरह से उनको नाम दिए जाएंगे। तो ये मतलब इनकी हाइड्रोलिसिस की जा सकती है, लेकिन मोनोसेक्राइड जो थे उनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा रहा था, नहीं किया जा सकता। इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है शक्कर सुक्रोज की हम लेते हैं, ये इसकी मेन एग्जांपल हो जाएगी। जब इसको ब्रेक डाउन किया जाता है तो हमारे पास 2 यूनिट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनते हैं। ये हमारे पास सुक्रोज जो एक डाइसेक्राइड है, वो 2 ही हमारे पास मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस कर रही है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बनता है इसका कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज
के कम्बिनेशन से कौन सी डाइसक्राइड बनती है, या एक डाइसक्राइड की हाइड्रोलिसिस लिखें, तो आपने ये सुक्रोज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, C12H22O11 है। जब इसको वाटर के साथ इंटरेक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ dilute HCl तो हमारे पास ग्लूकोज, सेम फार्मूला मॉलिक्यूलर, फ्रुक्टोज का भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल बनेगा, इसलिए हम इसे डाइसक्राइड कहते हैं। अब अगर इनकी हम प्रॉपर्टीज़ देखें ओलिगोसैकेराइड की, ये भी वाइट ही होते हैं, क्रिस्टलाइन ही होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं, बहरहाल इधर उन्होंने इजीली लिखा हुआ लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। दे आर आल्सो स्वीट इन टेस्ट, इनका टेस्ट भी स्वीट होता है। ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करेगा कि उनमें फ्री कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं है, हमारे कार्बोनिल ग्रुप फ्री है या नहीं है, उस बेस पे इन पे जो है वो डिपेंड करेगा कि ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। अब पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड का पोली मीन मैनी, तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये 100 to 1000 ऑफ मोनोसेकेराइड के कम्बिनेशन से बनते हैं। इनकी एग्जांपल जो स्टार्च है, स्टार्च यूजुअली और सेलुलोज है, आपने पढ़ा हुआ होगा, स्टार्च जो है वो पोटैटोज़ में जो आप गंदम खाते हैं, आटा खाते हैं, उनमें पाया जाता है। सेलुलोज जो मेजर कंपोनेंट है, सेलुलोज सेल वॉल का है। इसी तरह से प्योर फॉर्म की अगर बात करें तो कॉटन जो है वो सेलुलोज की प्योर फॉर्म है। अब ये एमॉर्फस होते हैं, क्रिस्टलाइन नहीं होते, बाकी दो जो पहले थे क्रिस्टलाइन थे। टेस्टलेस भी होते हैं, इनसॉल्वेबल इन वाटर भी होते हैं, इसी तरह से नॉन रिड्यूसिंग भी होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर आ जाए हम सोर्सेज की तरफ के, इनके सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके बारे में सोर्सेज की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जिस तरह से डाइसेक्राइड हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज जो है वो शुगर बीट में, शुगर केन में और फ्रूट्स में पाई जाती है। इस तरह से लैक्टोज़ की अगर बात करते हैं तो लैक्टोज़ हमारे पास किसका कम्बिनेशन होता है, ये भी पूछा जा सकता है। ग्लूकोज का और लैक्टोज़ का कम्बिनेशन होता है, और इसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिल्क में पाई जाती है, डेयरी प्रोडक्ट में पाई जाती है। इस तरह से अगर माल्टोज़ की बात करते हैं तो ये दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कम्बिनेशन होती है, ये भी एक डाइसेक्राइड है, और ये सीरियल्स वगैरह में पाई जाती है, ये इसका सोर्स है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास पॉलीसेकेराइड की अगर बात करते हैं, जिसमें हमारे पास स्टार्च, सेलुलोज वगैरह आए थे। मैंने कहा था जिस तरह से स्टार्च सीरियल्स क्रॉप्स में वीट, बेयरली, मेज़ और राइस वगैरह इनमें पाई जाती है, जबकि कॉटन जो है वो हमने डिस्कस किया था कि प्योर फॉर्म है सेलुलोज की। इसी तरह से ये सोर्सेज के बारे में बन सकता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि इनके डिफरेंट जो फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स के हमारी बॉडी में, अदर देन एनर्जी प्रोडक्शन, जिस तरह से, क्योंकि हमारे पास ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ग्लूकोज है हमारे लिए एनर्जी करेंसी के तौर पर काम करता है। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन ही होती है तो हमें ATPs वगैरह मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से जो हमारी बॉडी का शुगर लेवल ये रेगुलेट करते हैं, इसी तरह से जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हैं उनके लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से बाउल फंक्शनिंग जो है उसको प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। हमारे पास कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको लोअर करेंगे। इस तरह से ब्लड प्रेशर रेगुलेट करते हैं और मसल्स को क्रैम्पिंग से भी अवॉइड करते हैं। तो ये हमारे पास 5 इनके इम्पॉर्टेंट यूजेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम प्रोटीन्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो प्रोटीन्स बेसिकली हमारे पास ये क्या पॉलीमर्स हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स। दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो अमाइनो एसिड क्या है, बेसिकली ये सब यूनिट्स हैं जो प्रोटीन्स को बनाते हैं। अब इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन और सल्फ़र, ये हमारे पास मेन एलिमेंट्स होंगे। सल्फ़र रेयरली होता है, कम में पाया जाता है, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये मेन एलिमेंट्स होंगे। तो अमाइनो एसिड्स हैं क्या, बेसिकली प्रोटीन्स हैं क्या, दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स हैं और उनमें पेप्टाइड लिंकेज होती है, पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। प्रोटीन्स की अगर बात करें, अब प्रोटीन्स मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड हो सकते हैं प्रोटीन्स में। अगर इनकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे प्रोटीन्स की तो डेफिनेटली हमारे पास अमाइनो एसिड्स ही प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उन्हीं से मिलकर बने हुए होते हैं। अब हमारे पास ये देखें MCQ में पूछा जा सकता है 50% जो हमारा ड्राई वेट है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। हमारे मेजर टिश्यूज़ हैं बॉडी के वो भी प्रोटीन्स के बने हो सकते हैं। मसल्स हैं, जिस तरह से ये इंपॉर्टेंस में पूछा जा सकता है, स्किन है, हेयर है, नेल्स हैं, वूल है, फीदर्स वगैरह, ये सारे प्रोटीन्स के बने होते हैं। अब उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला
और डिफरेंस बिटवीन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसके बारे में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से दोनों ये शॉर्ट क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो जनरल फार्मूला आपने क्या करना है, कार्बन है, एक तरफ एमाइनो ग्रुप लगा देना है, एक तरफ कार्बोक्साइल ग्रुप लगा देना है, दूसरी तरफ साइड चेन हो जाएगी आर हमारे पास, और एक हाइड्रोजन उसके साथ आपने जोड़ देना है कार्बन के साथ। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला इसका बन जाएगा। इस तरह से इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की अगर बात करेंगे तो नॉन इसेंशियल हमारे पास वो होंगे जिन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, विच कैन बी सिंथेसाइज्ड। ऐसी अमीनो एसिड जिन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है वो नॉन इसेंशियल है हमारे लिए, हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, जो सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते, वो हमारे लिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स होंगे। अब ओवरऑल होते कितने हमारी बॉडी में 20 होते हैं, तो उनमें से 10 ऐसे हैं जो एसेंशियल होते हैं और 10 ऐसे हैं जो नॉन एसेंशियल होंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वो होंगे विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज, विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, और एसेंशियल वो होंगे विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। इसी तरह से अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में से। ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास जो है वो आ सकता है कि अमीनो एसिड जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स का, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जिस तरह से हमने पहले कहा है कि दे आर लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज के जरिए एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, और किस तरह से इनमें लिंकेज होती है। आपने एक अमीनो एसिड का जो जनरल फार्मूला जिस तरह से मैंने लिखा था वो लिखना है, दूसरे का लिखना है, और इधर से जो अमीनो ग्रुप होगा उसका आपने हाइड्रोजन और इधर से OH जो है वो रिमूव कर देने। ये मिलकर हमारे पास वाटर बना देंगे, ये हमारे पास मिलकर वाटर बना देंगे इस तरह से, एक हाइड्रोजन इसका और दूसरा हमारे पास जो है वो कार्बोक्साइल का OH रिएक्ट करेंगे, हमारे पास वाटर बन जाएगा। वाटर ये रिलीज होगा इसमें से, और बाकी जैसे भी एलिमेंट्स हैं उनको वैसे कंबाइन करके आपने बॉन्ड की शक्ल में लिख देना है। इसको आपने बेसिकली उसने CO को C डबल बॉन्ड O करके लिखा हुआ है, बाकी NH वैसे का वैसे लिख दिया है। तो ये वाला हमारे पास जो CO है उसने उसको ओपन करके लिख दिया, बाकी आपने इनके दरम्यान में लिंकेज शो कर देनी है। तो इस तरह से एक पेप्टाइड लिंकेज हो जाएगी, हमारे पास एक जो है वो डाईपेप्टाइड बन जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारा, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन। अगर सोर्सेज और यूजेस ऑफ प्रोटीन की हम बात करते हैं तो इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन हमसे बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछा जा सकता है। सोर्सेज की तो बात करें सिंपल सा है, प्रोटीन आप कहाँ कहाँ से, मीट से, मटन से, चिकन से, फ़िश, एग्स एक्सेट्रा, इनसे आप मिल्क है, इनसे हम प्रोटीन हासिल करते हैं। अब अगर इनकी देखें कि हमारी क्या इंपॉर्टेंस क्या है, इनके यूजेस क्या हैं, जिस तरह से तो इंजाइम जितने हमारी बॉडी में हैं वो सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो इंजाइम हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। इसी तरह से इंजाइम्स को ड्रग्स के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। हाइड्स हैं जो वो भी हमारे पास प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसी तरह से बोन्स जो हैं उनमें भी प्रोटीन पाई जाती है, और इसी तरह से बोन्स को जब हीट करते हैं तो जेलेटिन बनता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि जेलेटिन किस तरह से और इनको बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास जो पल्सेस हैं, बीन्स वगैरह, वो भी हमारे पास प्रोटीन्स ही हैं, उनको हम फूड के तौर पर यूज़ भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास लिपिड्स हैं, लिपिड्स की डेफिनेशन हमसे पूछी जा सकती है। ये भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं, फैटी एसिड से। इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल होता है। इसमें एग्जांपल अगर देखें, ऑयल्स हैं, फैट्स वगैरह, ये सारे इसी में आ जाएंगे। अब इसका जनरल फार्मूला आपसे पूछा जाएगा ये इस स्टेज पे। हालांकि ये ग्लाइसरोल और फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स का कम्बिनेशन होता है और 1 ग्लाइसरोल। तो हम इस स्टेज पे मैकेनिज्म तो डिस्कस नहीं करेंगे, आपको ये फार्मूला ऐसा सच याद करना पड़ेगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, ऑयल्स एंड फैट्स, या फिर ऑयल एंड घी भी लिखा हुआ है हमारी बुक में, तो उसमें क्या डिफरेंस है। हमें पता है कि ऑयल्स जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, और इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है अपने ऑयल्स में। फैट्स जो हैं वो यूजुअली सॉलिड फॉर्म में ही होती हैं, और इनमें जो होंगे वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये मेन 2 डिफरेंस है इसमें जो आपने करने हैं। अब फैटी एसिड का कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि फैटी एसिड को डिफाइन करें और उनकी एग्जांपल दें। तो फैटी एसिड जिस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिपिड्स का, ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं।
ये ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिनके साथ लॉन्ग चेन होगी अल्काइल ग्रुप की, और सैचुरेटेड भी हो सकते हैं अनसैचुरेटेड। दो एसिड्स के आपसे फार्मूले पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाल्माइटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड, इनके फार्मूले आपको पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पाल्माइटिक का C15H31 COOH है, और स्टीरिक एसिड का C17H35 COOH है। सोर्सेज और यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास तो फैट्स जिस तरह से ऑयल्स हैं हमारे पास, इनका सोर्स एनिमल होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और मेरीन ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। एनिमल फैट्स जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, एडिपोज टिश्यूज़, चर्बी वाले टिश्यूज़ जिन्हें हम कह देते हैं। इस तरह से एनिमल्स जो मिल्क है उसमें भी उनका जो बटर है उसमें भी फ़ैट होगी। इसी तरह से हम घी को या बटर को कुकिंग वगैरह उसमें यूज़ करते हैं। एनिमल फैट्स को जो है वो सोप इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जा सकता है, ये इसका यूज़ है। इसी तरह से प्लांट्स जो है वो ऑयल सिंथेसाइज करते हैं बेसिकली किस फॉर्म में, क्योंकि उनके सीड में होता है, तो सीड से जैसे सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, तो इनसे ग्राउंड नट है या उनसे हम ऑयल गेन कर सकते हैं। इस तरह से मेरीन एनिमल्स हैं, डिफरेंट वेल्स वगैरह, सैल्मन हैं, तो उनसे हम उनके लीवर से भी या उनसे भी हम ऑयल जो है वो गेन करते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि वेजिटेबल ऑयल को घी में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हाइड्रोजनेशन की जाती है, हाइड्रोजन ऐड की जाएगी, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो जो ऑयल है हमारे पास जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारे पास घी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के बारे में टॉपिक है। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली, न्यूक्लिक एसिड में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के डीएनए और आरएनए की डिस्कशन होगी। तो दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हमारे पास हो सकते हैं। एक डीएनए जिसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहेंगे, तो ये वाटसन और क्रिक ने इसको डिस्कवर किया था। ये डबल हेलिक्स जिस तरह से हमें नज़र आ रहा है, और कंटेन नाइट्रोजनस बेसिस, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस होंगी। इसमें ये जो स्ट्रैंड होती है ये फॉस्फेट और शुगर की बनी हुई होती है, और जो दरमियान में ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, तो ये उनकी बनी हुई होती हैं। और ये डबल हेलिक्स होता है हमारे पास। इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है बेसिकली, जनरेशन टू जनरेशन जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रन करती है वो डीएनए के ज़रिए ही रन करती है। इसमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो होती है उन्हीं इंस्ट्रक्शन को जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। तो बाकी इसी तरह से जो सीक्वेंस डीएनए की होगी उसी ने डिसाइड करना है, नाइट्रोजनस बेसिस की जो सीक्वेंस होगी उसी ने प्रोटीन्स में अमीनो एसिड की सीक्वेंस को डिसाइड करना होता है। तो ये हमारी बॉडी के जो मेन फंक्शंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इसी ने कंट्रोल करने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास आरएनए, जिसे राइबोन्यूक्लिक एसिड का नाम दिया जाता है। तो इसमें बेसिकली राइबोज शुगर होती है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होती है, उसके कार्बन नंबर 2 से OH जो ग्रुप होता है उसकी ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाती है। इसमें जो है वो राइबोज शुगर होगी। वो डीएनए हमारे पास डबल स्टैंडर्ड था, ये जो आरएनए है सिंगल स्टैंडर्ड हमारे पास मॉलिक्यूल होता है। तो इसका मेन फंक्शन जो है वो ये मैसेंजर आरएनए जो होगा हमारे पास मैसेज लेकर जाता है न्यूक्लियस से राइबोसोम्स की तरफ, और राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। तो मेन फंक्शन इनका कैरियर के तौर पर होगा मैसेज लेके जाना प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, और नई प्रोटीन्स हमारे पास बनती हैं। तो डीएनए से मैसेज जो जाएगा वो हमारे पास आरएनए के पास जाएगा, आरएनए से फिर प्रोटीन्स बनेंगी थ्रू राइबोसोम्स। अब उसके बाद हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका कई बार रिपीटेड है, विटामिन्स के बारे में पूछा जाता है। तो विटामिन्स बेसिकली हैं क्या, ये एमसीक्यूज़ भी कई बार आया था कि किसने विटामिन्स को डिस्कवर किया था, कब किया था। तो हॉपकिंस ने 1912 में इसको डिस्कवर किया था कि ये एसेसरी ग्रोथ फैक्टर हैं। ये ऐसे फैक्टर हैं जो एसेसरी हैं, इजाफी हमारी ग्रोथ के लिए। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे लिए डिफरेंट एब्नॉर्मलिटीज़ काज करेंगी। सबसे पहले जो विटामिन डिस्कवर किया गया था वो विटामिन B1 था, जिसे थायमीन का नाम दिया गया था। तो अब इनकी टाइप्स की अगर बात करें, दो तरह के होते हैं। फ़ैट सॉल्युबल होते हैं जो फ़ैट में सॉल्युबल होंगे, और उनमें कौन से आ जाएंगे, A, D एंड K आ जाएंगे। तो ये हमारे पास सिंपल सा है कि फ़ैट सॉल्युबल जो फ़ैट में सॉल्युबल होंगे। अब विटामिन D हमें पता है कि हड्डियों के लिए ज़रूरी है, बोन्स के लिए हमारे पास है। और ये उसके बाद हमारे पास ये टेबल भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड जो है वो वाटर सॉल्युबल हैं, जो वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। उनमें हमारे पास विटामिन B होगा, B कम्प्लेक्स, और विटामिन C जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होंगे विच आर इजीली डिज़ोल्व इन वाटर एंड सॉल्युबल इन वाटर। ये आप इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। अब विटामिन A और D, इनके यूजेस, सोर्सेज
और डिजीज़ अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, जिस तरह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाती है, तो ये अभी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है वो इम्पोर्टेंस है कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। डिफाइन विटामिन्स एंड गिव देयर इम्पोर्टेंस, ये एक बार लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आया था। तो जिस तरह से हमने कहा है कि एक तो ये हेल्दी डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए नेसेसरी होते हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारे लिए डिफरेंट प्रॉब्लम काज कर सकते हैं ये। इसी तरह से ये हमारे पास, और ये पाए कहाँ पे जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस में ये पाए जाते हैं, और जो जिनका सोर्स प्लांट्स या फिर एनिमल्स होंगे। हमारी बॉडी इन्हें सेंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए हमें ये इनटेक डिफरेंट सोर्सेज से करने पड़ते हैं एज अ सप्लीमेंट। इस तरह से इनको विटामिन्स कैन नॉट बी सेमुलेटेड विदाउट इंजेक्शन फूड, मतलब आप किसी फूड के साथ इसको इनटेक करेंगे एज सच, ऐसे हमारी बॉडी में ये एसिमुलेट नहीं हो सकेंगे, जज्ब नहीं हो सकेंगे। इस तरह से ही हमारी बॉडी का जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है उसको भी रेगुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है विटामिन्स वाला। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से लाजमी आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ये सारे इस टॉपिक में मैंने डिस्कस कर दिए, इस चैप्टर में हर क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है। तो ये आपने जो है वो इसको लाजमी करने हैं, इनमें से लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी सारे मैंने गो थ्रू करा दिए, इनको आप देख लेंगे। तो इनमें से मैक्सिमम चांसेस हैं कि इन्हीं से ही कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, तो इनको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे।